हेलो फ्रेंड्स, इस तानिया से वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है महाराष्ट्र लूजेस अनदर मेजर प्रोजेक्ट टू गुजरात, नितिन गडकरीज लेटर फेल्स। ये वर्ड अफेयर की वीडियो है। वीडियो को जो ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट महाराष्ट्र इज लूजिंग अ प्रोजेक्ट विद प्रोजेक्ट अगेंस्ट गुजरात। लाइक इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात फाइट कर रहे थे, बट इवेंचुअली द प्रोजेक्ट वेंट टू द गुजरात। सो एक तरह से अच्छा भी है कि मतलब टू स्टेट्स आर फाइटिंग टू गेट द प्रोजेक्ट, तो वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट, मतलब अपने स्टेट को कितना एलिजिबल बनाएंगे, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, कितना अच्छा काम करेंगे कि वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे। सो इट विल बी गुड फॉर द स्टेट कि मतलब हम एक पॉजिटिव वे में कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं इस कंप्लीट वीडियो को, वीडियो देखने के बाद बात करें। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। महाराष्ट्र के हाथ से निकल के चला गया गुजरात के पास। और आप पिछले 3 महीनों में देखोगे ना, तो महाराष्ट्र बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खो चुका है गुजरात को। वैसे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र और गुजरात भारत की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स है इकोनॉमी के हिसाब से। स्टेट जीडीपी की आप अगर लिस्ट देखोगे तो टॉप 5 की लिस्ट में आपको मिलेंगे दोनों महाराष्ट्र और गुजरात। हालांकि पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। महाराष्ट्र की आबादी जहां पे आपको मिलेगी 11 करोड़ 30-40 लाख के आसपास, वहां पर गुजरात की आबादी है 6 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि दोनों स्टेट्स को चाहिए नौकरियां, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि जो ये बड़ी आबादियां हैं इनसे ये ग्रोथ निकाल पाए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र ने 2,25,000 करोड़ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये गवा दिए। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो चले गए जी गुजरात में या फिर किसी और स्टेट में चले गए। यहाँ पर आप देख पाओगे ये लिस्ट है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र ने खो दिया गुजरात के हाथों, ये है वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो वैसे बनना था महाराष्ट्र में, इवेंचुअली ये चला गया गुजरात के हाथों। इसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये महाराष्ट्र के हाथ से निकल गई। उसके अलावा अब रिसेंटली हम ये भी देख रहे हैं कि टाटा एयरबस का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये भी महाराष्ट्र के हाथ से निकल के चला गया गुजरात में। ये जो टाटा एयरबस का प्लांट है ये भी अब गुजरात के वडोदरा में बनाया जाएगा। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो कुछ और छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि 3,000 करोड़ रुपीस का एक बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट था, ये मिलना था महाराष्ट्र को, मगर महाराष्ट्र को नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा 424 करोड़ रुपीस का एक मेडिकल डिवाइसेस प्रोजेक्ट था। ये सारी चीजें, ये सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिल सकते थे, मगर जब से महाराष्ट्र में हमने देखा है कि सरकार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, महाराष्ट्र के हाथ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो ये प्रोजेक्ट हैं ये चले गए हैं या तो गुजरात के पास या फिर बाकी स्टेट्स के पास। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के समय इस पर पॉलिटिक्स तो बिल्कुल होगी। रिसेंटली महाराष्ट्र के ही जो बहुत सारे नेता हैं ये कह रहे हैं कि एक और प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया। ये यहाँ पर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि ये पहले ही कह रहे थे कि जो करंट गवर्नमेंट है ये महाराष्ट्र में इंडस्ट्री नहीं बचा पाएगी। तो ये यहाँ पर बेसिकली आरोप लगा रहे हैं कि करंट जो महाराष्ट्र में सरकार है इनको या तो अपने मिनिस्टर को हटाना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली महाराष्ट्र के हाथ से ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट एक के बाद एक जाते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक पहलू ये भी है, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र ने गवाया है ना, टाटा एयरबस वाला, ये प्रोजेक्ट नागपुर महाराष्ट्र में ही बना रहे, गुजरात में ना जाए, इसके लिए कई महाराष्ट्र के बड़े जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, चिट्ठियां लिखी, काफ़ी बार टाटा को, एयरबस कंपनी को ये कहा कि प्लीज़ ये जो प्रोजेक्ट है आप महाराष्ट्र में बनाइए, महाराष्ट्र में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मगर इन दी एंड टाटा और एयरबस ने चूज़ किया गुजरात को। यहाँ पर आप देख पाओगे नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में कहा था कि नागपुर इनके लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन होगी। और देखो, नितिन गडकरी साहब के लिए ये सब बोला इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि कल को जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे तो इनको महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं उनके सामने जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उनको कि देखिए क्यों मैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये महाराष्ट्र के पास नहीं ला पाया, बाकी स्टेट्स के पास ये क्यों चले गए। तो इसलिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में ही बने रहे। मगर क्लियरली नितिन गडकरी जी की जो कोशिशें हैं ये भी फेल हो गई। और जो ये टाटा एयरबस की डील है ना, इसके बारे में जान लो ये है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, भारतीय वायुसेना को ना ट्रांसपोर्ट विमान चाहिए और भारतीय वायुसेना ने यह सोचा कि हम बहुत सारे टोटल 56 C295 एयरक्राफ्ट हम परचेज करेंगे, या तो डायरेक्टली या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के बाद। ये आपके सामने है वैसे C295 एयरक्राफ्ट।
ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एयरक्राफ्ट कोई मिसाइल वगैरह नहीं मारता, ये आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना को चाहिए थे टोटल 56 और एयरबस जो एक यूरोपियन कंपनी है उसने एक डील करी भारत की कंपनी टाटा के साथ कि ये लोग 40 ऐसे विमान इंडिया में करेंगे मैन्युफैक्चर और जो बाकी 16 विमान हैं ये सीधा यूरोप से रेडी कंडीशन में इंडिया को भेजे जाएंगे। तो ये आप कह लीजिए इस डील में एक डायरेक्ट परचेज भी है और मेक इन इंडिया का कंपोनेंट भी है और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी है ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपए की। हजारों नौकरियां यहाँ पर बननी है और उसके अलावा देखिए खास बात ये भी है कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर सिंस मिलिट्री का एंगल शामिल है, डिफेंस का एंगल शामिल है, तो क्या होगा इससे अब गुजरात में ना एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये पहली बार होगा भारत के इतिहास में जब प्राइवेट कंपनीज भारत में एक मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करेगी मैन्युफैक्चर। ऐतिहासिक है अपने आप में। तो इसकी वजह से क्या होगा इन द फ्यूचर के गुजरात में बहुत सारी स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनीज और ओपन होंगी जो बहुत सारी सर्विसेज, कंपोनेंट्स ये सब सप्लाई करेंगी एयरबस और टाटा को। तो गुजरात को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से और इसलिए आपने देखा होगा ग्लोबल मीडिया ने भी इस टॉपिक को प्रॉपरली कवर किया है कि गुजरात में टाटा बनाएगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयरबस के साथ। एयरबस यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है तो ये लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एयरप्लेन, ये बात पूरे यूरोप, यूएस हर जगह फैलेगी। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, महाराष्ट्र में आज के समय ब्लेम गेम इस बात को लेकर चल रहा है कि एक्चुअली कौन सा नेता पावर में था, कौन सी सरकार पावर में थी जब टाटा एयरबस डील फाइनलाइज करी गई थी। अभी तो देखो अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, आज से कई महीने पहले ही डॉक्यूमेंट साइन कर लिए गए थे कि टाटा एयरबस इस स्टेट में जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो अभी के लिए जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, वहां के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी MVA सरकार चला रहे थे महाराष्ट्र में, एक गठबंधन की सरकार चला रहे थे, उसी वक्त टाटा एयरबस ने डिसाइड कर लिया था कि गुजरात में सेटअप करेंगे ये प्लांट। तो अभी जो ब्लेम है ये बीजेपी की सरकार पे नहीं आना चाहिए, ये महाराष्ट्र के करंट मिनिस्टर ने कहा है। मगर मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि उदय सामंत साहब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, इन्होंने सितंबर में ये भी कहा था कि टाटा एयरबस का जो प्रोजेक्ट है ना ये कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में आ जाए। और ये स्टेटमेंट इन्होंने तब दी थी जब फॉक्सकॉन वेदांता का जो सेमीकंडक्टर वाला प्रोजेक्ट है ये गुजरात ऑलरेडी ले गया। तो अभी के लिए मैं समझ सकता हूँ महाराष्ट्र की इंडस्ट्री के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये सब डेवलपमेंट्स डीमोटिवेटिंग हो सकती है क्योंकि 2 लाख नौकरियां कम नहीं होती। उसके अलावा जब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एक जगह पर तो एक पूरा एरिया डेवलप होता है, आसपास जो घर होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है, बेसिकली पूरी स्टेट को फायदा मिलता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स भी इकट्ठा करती है, वो टैक्स फिर लगता है एजुकेशन पे, सड़कों पे, ओवरऑल एक बड़ी आबादी को इससे बेनिफिट मिलता है। तो अब मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं से ना एक मेजर प्रोजेक्ट पकड़ना होगा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक इमेज जो बन रही है ना लगातार कि महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जा रहे हैं गुजरात में या फिर महाराष्ट्र के बाद, ये महाराष्ट्र की जो इमेज है एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इसके लिए अच्छा नहीं है। अब मैं यहाँ पर वैसे ये कहूँगा कि महाराष्ट्र के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि सऊदी अरामको के साथ मिलकर कई कंपनियां हो सकती है कि $44 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी बनाए महाराष्ट्र में। इस पर बात चल रही है, बहुत ही जल्द आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो अब बाय द वे सऊदी अरेबिया के बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं, तो ये इंडिया में आएंगे बहुत ही जल्द। ये वैसे G20 समिट को अटेंड करने के लिए जब जाएंगे ना इंडोनेशिया में, तो रास्ते में पहले इंडिया में रुकेंगे और वहां पर बात की जा रही है कि महाराष्ट्र में जो ये मेगा वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है इस पर ये कोई फाइनल बात बोलेंगे या फिर कुछ एग्रीमेंट साइन होगा। अगर ये साइन हो जाता है तो मैं ये कहूँगा कि जो थोड़ा बहुत लॉस अभी महाराष्ट्र को हुआ है इन्वेस्टमेंट्स का, ये पूरा हो जाएगा। एक आप कह लीजिए जो एक मनोबल होता है ना स्टेट का एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये वापस खड़ा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, चाहे जीडीपी के हिसाब से देखो आप, टैक्स के हिसाब से देखो, रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मनोबल गिरना नहीं चाहिए। अभी के लिए ठीक है, गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात के ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगे, बट इवेंचुअली वी नीड टू मेक श्योर कि महाराष्ट्र ज़्यादा पीछे ना रह जाए और लगातार यहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स आए इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में से वो कौन सा देश है जिसको FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सिंगापुर, म्यांमार, कांगो या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं देने वाला क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में। उस सब के अलावा इसका आंसर वैसे भी आपको गूगल करके मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सही आंसर जो लोग देंगे कमेंट सेक्शन में उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी के एग्जाम का कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे, और फिर जो ये सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना कि 24 महीने का जो कोर्स है ये आपको पड़ेगा 337 रुपीज़ पर मंथ का। ये प्राइस पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म, और वीडियो देख के मतलब मैंने जैसा बताया था, और प्लीज़ इग्नोर, ये पटाखे हो रहे हैं क्योंकि आज छठ पूजा है। तो फ्रेंड्स हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। आप बताना कि अगर आपके वहाँ आपके घर में छठ मनाया जाता है, क्योंकि छठ पूजा बेसिकली कुछ स्टेट्स में रिस्ट्रिक्टेड है, पर आजकल तो सब जगह फैल गई। इवन यूएस वगैरह हर जगह छठ मनाया जाता है, तो इट्स नाउ इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो उसके पटाखे बज रहे हैं, बजे जा रहे हैं, और मतलब दिवाली से लेके छठ पूजा तक पटाखे बजते रहते हैं। इवन बहुत बार देव दीपावली तक ये पटाखे चलते हैं, तो अच्छा ही है, अच्छा माहौल है। तो मतलब ये जो वीडियो देख के मतलब मुझे भी लगा कि मतलब एक स्टेट को इतना इग्नोर, मतलब जैसे होता है ना कि लगातार प्रोजेक्ट गुजरात जो था, मैं उसके पास तो एक देखिए एक ना विरासत में इसको जो कोस्ट लाइन मिली है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन, उसका तो उसको फ़ायदा था ये, पर पहले वो उतना डेवलप नहीं था। पर अब इधर कुछ सालों में गुजरात बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन लोग पहले बॉम्बे वगैरह का मतलब जो भी वर्कर्स वगैरह जाते थे अर्न करने, मुंबई जाते थे, इधर उधर जाते थे या साउथ में जाते थे, पर अब गुजरात भी एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज हो रही है। जब फैक्ट्रीज हो रही है तो दे नीड वर्कर्स, और वर्कर ज़्यादा यूपी, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम वगैरह जाते हैं। तो ठीक बात, मतलब अच्छा, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें देख के मतलब सही लग रहा है कि हाँ मतलब टू स्टेट्स आर फाइटिंग। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपना दम लगा रहे हैं। उनको मतलब इस बार गया होगा तो उनको पता होगा, मतलब देखिए उनको जरूर पता होगा बैकग्राउंड रीजन क्या, उनको गुजरात में क्या ऐसा फ़ायदा दिखा, या तो उनको बिजली या किसी चीज़ में कोई भी चीज़ स्टेबल, वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट थी, यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रीजन कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स और प्लान लाते हैं, तो जो भी कंपनीज लाती हैं तो सोचती है ना कि हम किसी ऐसे कंट्री या किसी ऐसे स्टेट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे। क्योंकि गवर्नमेंट अगर अनस्टेबल रहेगी ना, बहुत ज़्यादा गठबंधन, बहुत बड़ा बड़ा गठबंधन की सरकार रहती है, तो उसमें ना पॉलिसीज चेंज होने का डर रहता है। तो उससे कंपनी, जब हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम जितना चाहें हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो दिस माइट ऑल्सो बी ए रीज़न। और भी जो भी है कि गुजरात में इलेक्शन आ रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट गुजरात को जाएगा कि भाई वहाँ पे वोट बैंक भी तो इंक्रीज करना है। तो दिस इज बट आई वॉन्ट कि देयर शुड बी अ कंप्लीट बैलेंस। और उसके महाराष्ट्र गुजरात ही नहीं, और भी स्टेट डेवलप हो, सारे हो, नॉर्थ ईस्ट भी हो, यूपी हो, लेकिन हर स्टेट अपने अपने पार्ट पे ग्रो करे। मुझे पता है कि भाई कोई स्टेट फट से तो नहीं पहुंच पाएगी गुजरात और महाराष्ट्र के पास, पर एटलीस्ट दे शुड ग्रो। मतलब जो उनका पोजीशन था, जो भी था, उससे थोड़ा ग्रो। तमिलनाडु भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इवन यूपी भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, मतलब एक एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट। मतलब यूपी का भी सारा पार्ट में नहीं कह सकती, वेस्ट यूपी डेवलप हो रहा है, नॉट अबाउट ईस्ट यूपी। I don't know, some of you might not be agree with me, but this is the reality. Like West UP is developing day by day, but when it comes to East UP, we are still like looking for development. So this is all for today. In case if you want me to recommend on yeah, react on some other videos, so you can put the link in the comment box. So this is all for today. See you in the next video. Till then, bye. Take care.